सुप्रभात आप सभी को। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 3, जिसका कि शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। ये पाठ हम पढ़ेंगे। इनके लिए इस पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। अब ये हिमालय की बेटियाँ क्या हैं? चित्र को देख के अनुमान लगाइए। चित्र में ये हिमालय पर्वत है, उसके ऊपर चोटियों पर बर्फ़ जमा हुई है और बर्फ़ पिघल पिघल करके नदियों के रूप में बह रही है। तो यहाँ हिमालय की बेटियों से क्या तात्पर्य है लेखक का? नदियाँ। नदियों को लेखक ने हिमालय की बेटियाँ क्यों कहा है? सोचिए थोड़ा सा। नदियों को हिमालय की बेटियाँ क्यों कहा है? जैसे कि परिवार में बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, माता पिता के अंश रूप में ही वो जन्म लेते हैं और माता पिता ही उनको आगे 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 उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे ही नदियां हैं, हिमालय ही अपनी बर्फ़ से उनको उत्पन्न कर रहा है और वो ही बर्फ़ पिघल पिघल के धीरे 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 उत्तरोत्तर उनकी लंबाई को बढ़ाती जा रही है। इसलिए लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। लेखक ने जो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, यहाँ उनको मानव का स्वरूप, सजीव स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। देखिए इसके पाठ के मुख्य बिंदु। लेखक ने नदियों को संभ्रांत महिला की भांति देखा है। संभ्रांत यानी कि शिष्ट, आदर्श महिला। नदियों को आदर और श्रद्धा के भाव से देखते हुए उसने दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह नदी की धारा में डुबकियां लगाकर उनसे संबंध स्थापित किया है। हिमालय को नदियों का महान पिता कहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम आदि छोटी बड़ी नदियों का विशाल रूप हैं। हिमालय को समुद्र का ससुर कहा है और समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। ये सब पाठ में बताया है, हम पढ़ेंगे आगे। महाकवि कालिदास ने भी यक्ष और विरही बादलों के माध्यम से प्रशंसा की है। पाठ के माध्यम से, अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक नागार्जुन ने प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु, क्या? नदियाँ। जीवनदायिनी है ना नदियाँ। प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु के साथ संबंध स्थापित किया है। नदियों के उद्गम स्थल जहाँ से कि नदियाँ बहना शुरू करती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और उनके समन्वय के दृश्य को लेखक ने पाठकों के सामने शब्दों के माध्यम से साकार रूप प्रदान किया है। ये देखिए हिमालय की बेटियाँ। लेखक कह रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किनको? नदियों को। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कैसी लगती थी वो नदियाँ लेखक को? संभ्रांत महिला की भांति, जैसे कोई बड़ी शिष्ट महिला है, आदर्श महिला है। और जैसे आदर्श महिला के प्रति सबके मन में सम्मान के भाव रहते हैं, ऐसे ही इनके प्रति भी मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, कभी माँ की गोदी में खेला, कभी दादी की में, कभी मौसी की में, कभी मामी की गोदी में। ऐसे ही लेखक भी कभी इस नदी में डुबकी लगाता, कभी उधर, कभी कोई और नदी में। ऐसे उसको भाव उत्पन्न होते कि जैसे वह अपने किसी परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं की गोदी में डुबकियां लगा रहा है। विभिन्न भिन्न जो रिश्ते नाते हैं उनको निभा रहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा मतलब हिमालय पर्वत पर चढ़ा, मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अब यहाँ पे हरिद्वार में देखिए गंगा का क्या विशाल रूप है, ऐसी यमुना, ऐसी सतलज नदी। लेकिन जब ये अपने उद्गम स्थल पर होती हैं तो ये बड़ी सी पतली सी एक रेखा के रूप में होती हैं। तो जब हिमालय की यात्रा लेखक ने की तो वहाँ पर ये नदियाँ इसको पतली पतली रेखा के रूप में दुबली पतली सी दिखी। वहीं उसका जिक्र ये कर रहे हैं लेखक।
इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। इसका अप्रत्यक्ष भाव समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो कितनी उछल कूद करता है, निश्चल स्वभाव को रखता है, उसका स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव रहता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उसमें समझदारी की आती जाती है, उसका सोचने का दायरा बढ़ता जाता है। ऐसी नदियाँ हैं, हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, छोटी छोटी निकल रही हैं, और जब धीरे धीरे आगे 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 पर्वत से उतरकर मैदानों में आ रही हैं तो अपनी विशालता को प्राप्त कर रही हैं, बड़ी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें समा रही हैं, विस्तृत रूप को वो धारण कर रही हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? कहाँ भाग रही है, मतलब कहाँ पर की ओर ये बहती जा रही हैं? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? अब ये देखो, हिमालय का वर्णन हो रहा है। रास्ते में जब लेखक हिमालय की यात्रा कर रहा था तो वो क्या क्या दिखता है? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी कि चारों तरफ पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, पेड़ पौधे नहीं हैं। पेड़ पौधे कहाँ हैं? घाटियों में, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ। बंधुर आदित्यकाएँ, अब देखिए बंधुर क्या होता है? ऊंची नीची। आदित्य का क्या होता है? पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। नीचे शब्दार्थ में देखिए, आप शब्दार्थ लिख के दिए हैं आपको क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए हैं। बंधुर ऊंचा नीचा, आदित्यकाएँ पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज हरी भरी, उपत्यकाएँ तराई घाटी, नीचे वाली जो चट्टानें जहाँ से नदियाँ बहती रहती ना, नदियों के पास ही। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन यानी खेलने का स्थान, क्रीड़ा स्थल। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल, यानी कि हिमालय के जंगलों में कौन से वृक्ष हैं, उन वृक्षों के नाम हैं ये। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितनी उनकी याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब वो चोटियाँ अपनी इन बेटियों की याद में ही मौन धारण किए हुए रहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियों के नाम लेखक ने उल्लेखित किए हैं, और लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदियाँ हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। आगे बता रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। ये गंगा, यमुना, ये सब क्या है? नदियाँ। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानद, बड़े बड़े नदी। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। किन की बात कर रहा है ये? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र का वास्तविक रूप देख चुके हैं कि कितना बड़ा इनका विशाल क्षेत्र है फैलाव का, बहुत लंबा चौड़ा पाट है, बहुत लंबी चौड़ी लहरें इनमें आती हैं
और जब ये अपने उद्गम स्थल पर होती हैं तो एक पतली सी सकरी सी लाइन के रूप में, रेखा के रूप में, और बड़े शुद्ध पावन निर्मल जल के साथ होती हैं। तो लेखक यही बात कह रहा है कि ये कैसे छोटी छोटी बच्चियों के समान अपने पिता के पास अर्थात हिमालय के प्रारंभ से निकलती हैं, हिमालय से प्रारंभ अपनी यात्रा को शुरू करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक को ये इसलिए आकर्षित लग रहा है क्योंकि लेखक मैदानों का रहने वाला है और कहाँ की यात्रा कर रहा है, हिमालय की, और वहाँ ये सारे उसको प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमालय ससुर है। किसका ससुर है? समुद्र, क्योंकि नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में, और समुद्र हिमालय का क्या हो गया? दामाद हो गया। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। ये देखिए कि जितने भी अपने हिंदी साहित्य के अथवा संस्कृत साहित्य के कवि हुए हैं उन्होंने भी नदियों को अपने काव्यों में लिया है। इसका ही एक उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है कालिदास के मेघदूत का। जब यक्ष, विरही जो यक्ष होता है, बादलों के माध्यम से संदेश देता है रामगिरी के जंगलों से अलका नगरी में रहने वाली, अलकापुरी में रहने वाली अपनी यक्षिणी के पास जब संदेश भिजवाता है तो बादलों से कहता है कि रास्ते में वेत्रवती नदी भी आएगी। आप लोग ये ढूंढेंगे कि वेतवा नदी या फिर जो आपने इतनी सारी नदियों के नाम यहाँ पे पढ़े हैं उन सबका उद्गम स्थल क्या है और वो कहाँ तक जाती हैं, उनकी लंबाई वगैरह, ये सब आप अपने आज कार्य में ढूंढेंगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदान आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। देखो, आप देखो पहाड़ों में कैसी पतली पतली लाइनों के रूप में दिख रही हैं और मैदानों में बिल्कुल विशाल क्षेत्र में। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अब यहाँ पे नागार्जुन जी जो लेखक है नागार्जुन जी, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। एक तो संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास का उदाहरण दिया कि वेतवा नदी का उन्होंने प्रसंग रखा है अपने काव्य में। ऐसे काका कालेलकर का भी उदाहरण दिया है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है। और बेटियां किसको कहा है? नदियों को। किसने? नागार्जुन ने कहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक जो महिला होती है, एक लड़की या एक स्त्री होती है, उसके विविध रूप होते हैं। बचपन में बेटी होती है, फिर और अपने जीवन के में विभिन्न वो रूपों को, किरदारों को निभाती अपने लक्ष्य तक जाती है। ऐसे ही लेखक पूरा स्त्री का रूप उसको प्रदान कर रहा है। ममता का एक और भी धागा हम इनसे जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो थोलिंग की बात है। थोलिंग कहाँ पर है? तिब्बत में। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, और वहाँ तिब्बत की तरफ कौन सी नदी है? सतलज। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जैसे हम कभी परेशानी में होते हैं तो अपनी माता से या अपनी बहन से बात करके अपने मन का हल्कापन प्राप्त कर लेते हैं, मन का बोझ उतार लेते हैं। ऐसे ही लेखक ने भी जब कभी वो परेशान हो रहा था, मन उसका उचट रहा था, तो सतलज नदी के सहारे उसने बैठकर अपना मन परिवर्तित किया और क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय।
जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज नदी के इसमें वर्णन कर दिया लेखक ने कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीलाएं, तुम्हारी क्रीडाएं भी आश्चर्य को लाने वाली हैं। हुआ मुदित मन, कैसे उसको आश्चर्य को लाने वाली है कि हुआ मुदित मन, मेरा मन खुश हो गया, हटा कुमारी, और जो मेरे मन में संताप था, बेचैनी सी थी, वो हट गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी के बाप हिमालय, तुम्हारे पिताजी कौन है? हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, ये है मौन हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकृति है ये नटी का स्वरूप। नट कौन होते हैं? जो एक, आपने कभी देखे होंगे मेले वगैरह में रस्सी पर करतब दिखाते हैं, रिंग में भी गोल गोल घूमने वाले करतब दिखाते हैं, उनको नटी बोलते हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, इस प्रकृति रूपी नटी का जो पट है, रंगमंच है, उस पर आपकी अद्भुत छाप है। किसकी? हिमालय की। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, उस हिमालय पर्वत की अद्भुत छाप है, क्योंकि उसी से ये विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी नदियाँ निकल करके इस प्रकृति को सजीवता प्रदान कर रही हैं। ये आपके प्रश्न अभ्यास हैं, इस पाठ के आधार पर ही हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। बहुत सारी चीज़ें आई थी ना, जंगल आए थे, नदियाँ आई थी, तो आप वो सब देखिएगा। सिंधु ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई है कि ये महानद हैं, इनमें पानी कैसे आता है वो भी है, कि पिघले हिमालय की एक एक बूंद है। इनको देखिएगा और प्रश्नों को हल कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।